ख़त्म कर लिया 11th का, ठीक है, कैलकुलस का पोर्शन पूरा ख़त्म किया। अब अपना नेक्स्ट जो है वो अपना वेक्टर है, ठीक है। अगेन वेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, और ये मैथमेटिक्स जिनका है वो 12th के अंदर मैथमेटिक्स में भी आपको एक चैप्टर वेक्टर करके मिलेगा। तो मैथ्स वाले और बायो वाले दोनों को अगर फिजिक्स सीखना है तो वेक्टर आपके लिए कंपलसरी है। तो ध्यान से इस पूरे लेक्चर्स को देखेंगे और आने वाले वीडियोज को, ठीक है। इसमें मैं वेक्टर पूरा डेप्थ में ले जाऊंगा, हर एक चीज़ वेक्टर से रिलेटेड बता दूंगा, समझे। तो वेक्टर आपको जितना अच्छा आएगा फिजिक्स आपको उतना अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि पूरे 11th-12th में कोई भी ऐसा चैप्टर आपको नहीं मिलेगा जिसमें वेक्टर का यूज ना हुआ हो, समझे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेक्टर। तो 9th क्लास में आपने दो तरह की कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, स्केलर क्वांटिटी, है ना। जस्ट मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ फटाफट, स्केलर क्वांटिटी एंड द सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, अगेन स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी, थोड़ा मैं ऐसे इसको फास्ट खींचता हूँ क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनका डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो उसे अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन हो। जैसे इसमें मैं लिखा हूँ हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक। अब एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। एग्जाम्पल, चलो मैं दो स्टेटमेंट बोलता हूं, सुनना ध्यान से। एक की जैसे मैं बोलता हूं मैं 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बाइक चला रहा हूँ, एक तो स्टेटमेंट ये हो गया। एक स्टेटमेंट जो मैं बोलता हूँ वो है, मैं ऐसा बोलता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड स्कूल। दोनों स्टेटमेंट में देखो, दोनों स्टेटमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। एक बार मैं बोलता हूँ तुम्हें कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता हूँ, दूसरी बार मैं बोलता हूँ मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जा रहा हूँ, ठीक। दोनों स्टेटमेंट फ़र्क क्या है, जब मैं तुम्हें ऐसा बोलता हूँ कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर से बाइक चला रहा हूँ, तुम्हारे मन में कोई डायरेक्शन वाली फील आती है क्या, तुम्हें कोई आइडिया लगता है कि ये किधर जा रहा होगा, कहाँ चला रहा हो, कोई आइडिया नहीं लगता है, इसमें तुम्हें कोई आइडिया डायरेक्शन का नहीं लगता। लेकिन जैसे मैंने 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड स्कूल बोला तो तुम्हारे मन में अपने स्कूल का एक डायरेक्शन आएगा कि हाँ इस पार्टिकुलर एरिया में इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि स्कूल का है तो आपके मन में एकदम से फील आएगा कि कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, स्कूल है इस तरफ, इस चौक पे, इस शहर में स्कूल है, तो मन में आपके पास स्पीड के साथ साथ क्या आया, डायरेक्शन। यहाँ सिर्फ स्पीड आया, मतलब यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो ये बन जाता है वेक्टर। यहाँ पे कोई डायरेक्शन की मेरे को फील नहीं आई, अंदर से कोई डायरेक्शन का फील नहीं आया, दैट इज यहाँ पे सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड है, तो दिस इज स्केलर। तो इसी में जैसे स्पीड और वेक्टर, सॉरी वेलोसिटी, तो स्पीड इज व्हाट, अब हम लोग तो काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत 9th में आपने पढ़ के आया, स्पीड मतलब सिर्फ स्पीड पता चलता है, तो स्पीड इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी इज स्पीड विथ डायरेक्शन, है ना। तो काइनेमेटिक्स में इसके बारे में आप लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये स्केलर का अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल लूँ तो आप स्पीड बोलोगे, मास बोलोगे, मास का अगेन कोई डायरेक्शन, 4 kg 3 kg इसका कोई डायरेक्शन होता है क्या, टाइम बोल दोगे, टाइम का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। वेक्टर क्वांटिटी की मैं एग्जाम्पल की बात करूं, वेक्टर क्वांटिटी तो वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, समझ गए। इसमें और भी चाहो तो इसमें एक वर्क जोड़ लो, वर्क का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, फोर्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल अपने पास टॉर्क हो जाएगा, तो बहुत सारे की तरह के एग्जाम्पल हो जाता है। आई होप कि आपको स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है ये आपको समझ में आया। एक और क्वांटिटी होता है फिजिक्स के अंदर, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, अब इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। 11th-12th के अंदर आपको टेंसर क्वांटिटी जैसा टर्म नहीं मिलेगा, जस्ट फॉर नॉलेज आप ध्यान रखिए। टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन तो होता है बट दैट इज नॉट वेक्टर।
टेंसर क्वांटिटी में क्या लिखोगे, हैव डायरेक्शन, इसे क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है, हैव डायरेक्शन बट नॉट वेक्टर। डायरेक्शन तो होगा लेकिन वेक्टर नहीं होगा। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, करंट। करंट आपने 10वीं में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। करंट कैसे चलता है, जिधर इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है, अगर सपोज इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इधर। द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसा बोलते हैं ना, करंट का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे। तो यहाँ करंट के पास डायरेक्शन तो है बट इट इज नॉट वेक्टर। तो खैर इतना काफ़ी है अपने पास टेंसर क्वांटिटी के लिए, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप ध्यान रखना इतना बस, ठीक है। चलो तो अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। अब ये मैं मिटाता हूँ, आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो फटाफट। अब वेक्टर क्वांटिटी में टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम लोग यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने काम का है वो टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ वेक्टर से भी पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करा जाए, तो बेसिकली एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एरो से, जिसका इसे बोलते हैं हेड। हेड क्या शो करता है, डायरेक्शन, वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, हेड का मतलब डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। दिस इज टेल, टेल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और दिस इज लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ वेक्टर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है ना। तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या करते हैं, एक एरो से, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से, जिसमें एरो का जो हेड होता है वो क्या सिग्निफाई करता है, वेक्टर किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, और टेल क्या सिग्निफाई करता है, वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, और एल इज लेंथ, लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ये सिग्निफाई करता है। तो अब आपके पास इतने बड़े बड़े तो एरो बार बार लिखेंगे नहीं, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है। सपोज मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, उसके ऊपर मैं छोटा सा एरो लगा दूंगा। फोर्स, फोर्स के ऊपर एरो लगा दूंगा। एक्सेलरेशन, तो ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, है ना। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है अपने पास, उसके पास हम लोग उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं। तो अब आपके पास बुक्स वगैरह में जैसे ही पलटोगे तो बुक्स में वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ऐसे एरो लिखा लगा रहे तो आप उसको लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, सिंपली समझना दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हुआ, ठीक है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और इसके बाद हम लोग जस्ट अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। चलो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, या नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाना, और प्रॉपर सारे लेक्चर्स का प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, रिवीजन नहीं करोगे, फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हम लोगों ने कैलकुलस कंप्लीट करा है, एक दूसरा आ गया, और वेक्टर जैसे ही खत्म होगा तो इसके बाद अपन फिजिक्स पे आएंगे, क्योंकि तुम लोग भी अब बोर हो रहे होगे कि सर क्या मैथ्स पढ़ाया जा रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिना इसके फिजिक्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, है ना। कहा भी जाता है मैथ्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक। तो अब ये नहीं कि मैथ में आप बहुत विद्वान होंगे तभी आप फिजिक्स समझेंगे, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार मेरे पास आता है, बच्चे ऐसे बोलते हैं, मैसेजेज आते हैं, और क्लास के अंदर भी बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ्स कमज़ोर है, क्या फिजिक्स समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। कमज़ोर होना मतलब ये नहीं कि आपको एकदम बेसिक मैथमेटिक्स नहीं, आपको बेसिक ज्ञान मैथ्स का होना चाहिए। जो 10वीं तक पढ़ा है उसको बेसिक, ये नहीं कि आपको एकदम मैथ्स में बहुत बड़े पंडित हो तभी आपको फिजिक्स आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक बेसिक नॉलेज वेक्टर, कैलकुलस और बेसिक गणित, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैथ्स की जरूरत भी नहीं है, समझे। तो लेकिन हाँ, उसमें भी मैं बता रहा हूँ, वेक्टर और कैलकुलस, ये दो चीज़ पे आपका जितना अच्छा कमांड होगा, ये चीज़ आपको अभी लग रहा होगा क्योंकि आपको अभी सिलेबस का पूरा आइडिया है नहीं। ये चीज़ बच्चे जब 11th मिड होते हैं, 11th खत्म हो रहा होता है या 12th में जाते हैं, तब जाके एहसास होता है कि वेक्टर और कैलकुलस का क्या इंपॉर्टेंस है। कई बच्चे को इसकी वजह से फिजिक्स नहीं आता, ये मैं पास्ट 6-7 साल के एक्सपीरियंस में मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा है कि कई बच्चों को फिजिक्स नहीं आने का कारण होता है वेक्टर और कैलकुलस। तो इसलिए मैं राइट फ्रॉम वेक्टर के कैलकुलस के स्टार्टिंग से तुम लोग पे प्रेशराइज करके बार बार ये बातें बोल रहा हूँ कि आपको ये दोनों चीज़ें आना चाहिए, आना चाहिए। जब 3-4 महीने आपके 11th के निकलेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि सर क्यों बोलते थे, ठीक। तो आप अच्छे से करना इसको कंप्लीट। चलो तो अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत सारे टाइप्स है, कुछ मेजर जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो पहला है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अब इक्वल वेक्टर के अंदर क्या बोलेंगे, हैव, वेक्टर्स हैव
हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है, इसे बोलते हैं। तो इसको मैं बताना चाहूँ, देखो दिस इज वेक्टर ए, अब मैं वेक्टर ए के ऊपर एरो लगा दूँ, दिस इज वेक्टर बी। जरा देखो वेक्टर्स का क्या सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। जरा देखो तो दोनों वेक्टर का लेंथ वाइज सेम है क्या, और डायरेक्शन भी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे वेक्टर को बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर। तो यार वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर बी ए इक्वल टू वेक्टर बी। तो दोनों वेक्टर का इक्वल होने का कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो दिस इज इक्वल वेक्टर। सेकेंड अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में यहाँ पे क्या लिखोगे, सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर हैव, थोड़ा एक ज़्यादा लिखना होता है ऐसे लिखना, टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। तो देखो एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड वाइज देखो दोनों की लेंथ सेम है क्या, लेकिन एक इधर जा रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो अपोजिट वेक्टर को ऐसे भी लिखते हैं, नेगेटिव वेक्टर भी कभी आ जाए तो यही होगा, ठीक है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। थर्ड वन इज इक्वल वेक्टर हो गया नल वेक्टर। अब नल वेक्टर, नल का मतलब ही होता है जीरो, नल वेक्टर का मतलब जीरो मैग्नीट्यूड। नल वेक्टर का मतलब होता है जीरो मैग्नीट्यूड। अब देखो यूनिट वेक्टर है ना, बहुत तरह के टाइप होते हैं। कुछ यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक हो, यूनिट हो। फिफ्थ को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर्स, इसका एग्जाम्पल क्या हो, वेक्टर्स हैविंग, कुछ राइटिंग समझ नहीं आया तो मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ, पॉइंट हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। दो वेक्टर का सेम स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसे हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। जैसे देखो ये वेक्टर ए, भले डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, इसके अंदर आपका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं रखता, डायरेक्शन कुछ भी हो, स्टार्टिंग पॉइंट बस सेम हो। देखो ए और बी को इनिशियल वेक्टर, क्यों, क्योंकि दोनों स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पॉइंट ओ, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ए और बी को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद वो किधर भी जाए उससे कोई बहस नहीं है। तो दिस इज को इनिशियल वेक्टर। एक आता है कोलिनियर वेक्टर, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ कोलिनियर वेक्टर। टू और मोर वेक्टर्स पैरेलल टू सेम लाइन, टू और मोर वेक्टर्स पैरेलल टू सेम लाइन। दो और मोर वेक्टर सेम लाइन के पैरेलल हो तो उसे कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। जरा वेक्टर ए और सी देखो, वेक्टर ए और सी क्या बी के ही पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेक्टर ए एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर बी है जिसके पैरेलल ए है और उसी के पैरेलल सी भी है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। दिस इज कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो आप बराबर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग आते हैं काम की चीज़ों पे। तो बहुत बेसिक बात था कि वेक्टर होता है क्या है, इसमें बहुत सारी बातें आपको पता भी होगा जूनियर क्लासेस से, है ना। अब हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ द वेक्टर पे। क्लास 9th में हम लोग वेक्टर के बारे में बस इतना ही सीखे थे कि ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो। यहाँ चैप्टर का शुरुआत उससे आगे होगा। और देखो वेक्टर कहाँ तक जाता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें सीखेंगे। अब हम लोग के पास है एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अब सुनो, अब वेक्टर एडिशन या एडिशन ऑफ टू वेक्टर में बोल के एडिशन ऑफ वेक्टर में बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ दो से ज़्यादा वेक्टर को भी हम ऐड कर सकते हैं। अब देखिए बाबू, हमें अलजेब्रिक एडिशन के कंपैरिजन में ये वेक्टर एडिशन क्यों अलग से पढ़ना पड़ता है, एडिशन ऑफ वेक्टर हमें अलग से क्यों सीखना पड़ा। हमने तो अलजेब्रिक एडिशन सीख रखा है पहले से, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में देखिए क्यों ज़रूरत है।
मैंने आपको क्या बताया, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे। ऑब्वियस सी बात है, मैं इस बोर्ड को ऐसे धक्के दूं तो बोर्ड अंदर की तरफ जाएगा, पकड़ के अगर खींचता हूं तो बोर्ड बाहर आएगा, यानी फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो चलो यहाँ फोर्स इज व्हाट, एफ। अब चलो क्यों हमें अलग से पढ़ना है, जैसे मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है सपोज 5 kg का, ठीक है, या एक सिंपल एम मास का ब्लॉक, सब सिंपलेस्ट रखते हैं, छोड़ो डाटा नहीं, एम मास का ब्लॉक रखें। मैं क्या करता हूँ, इस ब्लॉक पे एक फोर्स F1 लगाता हूँ 10 न्यूटन का, ध्यान से सुनना, और दूसरा फोर्स F2, मतलब मैं एक फोर्स 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, एक और लड़का आता है और वो भी आके F2 10 न्यूटन लगाते जाता है, ठीक है। अब वो भी F2 10 न्यूटन के बराबर इस पर लगाता है। तो अब मैं तुमसे बोलूँ कि इस पर एफ नेट कितना एक्ट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, F1 प्लस F2, ये ब्लॉक टोटल कितना फोर्स महसूस कर रहा है, 20 न्यूटन। थोड़ा सा मैं अब धीरे धीरे फिजिक्स पे आ रहा हूँ, फिजिक्स से एग्जांपल लेके मैं वेक्टर को समझाऊंगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा, है ना। और फिजिक्स में अब भी फिलहाल, क्योंकि आप 11th का तो ज़्यादा फिजिक्स पढ़े नहीं, मैं 9th लेवल का ही फिजिक्स से समझाऊंगा आपको वेक्टर को। तो वेक्टर समझाने के लिए, चूँकि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो वेक्टर को मैं फिजिक्स का कुछ एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ताकि आपको काइनेमेटिक्स में भी और NLM वगैरह में भी आसानी हो। तो आप क्या बोलेंगे, F1 और F2 मतलब 10 + 10 मिल के यहाँ क्या हो गया, 20। अब मैं सेकेंड केस में क्या करता हूँ, सेकेंड केस में यही ब्लॉक पे, वही एम मास का ब्लॉक है, एक बंदा आता है F1 10 न्यूटन फोर्स इधर से लगाता है, एक दूसरा आता है वो भी F2, मतलब यही दूसरा लड़का आता है F2 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है। अभी भी दोनों फोर्स 10-10 न्यूटन ही लगा रहे हैं, बट F2 ने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन से आके फोर्स लगाया। अब जरा मुझे बताओ, अब तुम F नेट कैसे लिखोगे, F1 प्लस F2, F1 की वैल्यू 10 + 10, क्या लिखोगे आंसर, जरा बताओ। इस पे F नेट कितना एक्ट कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये ब्लॉक कितना फोर्स महसूस कर रहा है, 10 इधर से 10 उधर से, F नेट 0, इस पे जो नेट फोर्स महसूस हो रहा है 0, यहाँ जो महसूस हो रहा है वो 20। जरा ध्यान से देखो तो, 10 + 10 हेयर इन दिस केस 10 + 10 इज 20, हेयर इन दिस केस 10 + 10 इज व्हाट, 0, है ना। मैं इस पे वेक्टर का सिंबल मार देता हूँ इस पे। इस केस में 10 + 10 मिलके 20 होता है, और इस केस में 10 + 10 मिलके 0 हो जाता है। तो हुआ ना दिक्कत। अगर अपन अलजेब्रिक एडिशन लेंगे तो अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा जो हमने पढ़ा है, 10 + 10 इज ऑलवेज 20, बट इन वेक्टर 10 + 10 मे बी 20 और मे बी 0। बदला क्या, दोनों केस में ध्यान से देखो तो क्या बदला, मैग्नीट्यूड तो 10-10, अभी भी 10-10, डायरेक्शन बदला ना। F2 ने अपना डायरेक्शन क्या किया, F2 ने अपना डायरेक्शन बदला, यानी डायरेक्शन बदला तो रिजल्ट 10 + 10 0 हो गया। डायरेक्शन पहले था 10 + 10 20 हुआ, और डायरेक्शन बदलते यानी रिजल्ट 10 + 10 0 है। तो ये मैं फील कराने के लिए तुम्हें बताया कि क्यों वेक्टर के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से हमें वेक्टर का एडिशन एक अलग रूल पढ़ना पड़ता है। वेक्टर एडिशन के लिए अलग पैरेललोग्राम रूल होता है, जो मैं अभी बताऊंगा, तो अलग से हमें पढ़ना पड़ता है। समझ आया ये? तो आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छा फील आया होगा कि डायरेक्शन बदलते ही सम का वैल्यू बदल जाता है। तो अब मैं आऊँ वेक्टर पे, अब वेक्टर एडिशन पे आता हूँ। तो बेसिकली 2 लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले मैं ट्रायंगल लॉ बता देता हूँ, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करूँगा। तो देखिए, ट्रायंगल लॉ में 2 वेक्टर are joined tail head to tail, head और टेल। अब इसका मतलब क्या है समझो, 2 वेक्टर को हेड और टेल से आपस में जब मैं ज्वाइंट करूंगा तो वो क्या बनाएगा, उसमें जो हम लॉ यूज करेंगे, जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। जरा बताओ तो, वेक्टर ए का जो हेड है वो वेक्टर बी का टेल है क्या? तो यहाँ पे हेड और टेल आपस मिला, तो जब भी 2 वेक्टर हेड और टेल मिला रहे, 2 वेक्टर का हेड और टेल मिला रहे, तो हम लोग कौन सा लॉ लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ का सबसे बड़ा पहचान क्या हो गया, हेड और टेल आपस में ज्वाइंट हो तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर ए प्लस बी क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को आपस में, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, दैट इज रिजल्टेंट। तो दो वेक्टर को ऐड करके हमें जो मिलता है ना, एक टर्म बार बार यूज होगा वेक्टर के अंदर, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब दो वेक्टर को ऐड करके जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे रिजल्टेंट बोलते हैं। तो मैं बोलूँ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए और बी को ऐड कर दो तो रिजल्टेंट, एंड दिस विल बी आवर रिजल्टेंट। ठीक है, ट्रायंगल लॉ सीखा है ना, सिंपल। मतलब ये मान के चलो कि दिस इज, ये 20 या 22 मिनट का, 25 मिनट का जो भी लेक्चर है, इसके अंदर हमने क्या सीखा बेसिकली, इसके अंदर हमने ध्यान से ये देखा कि एक्चुअल में वेक्टर होता क्या है, वेक्टर एडिशन क्यों हम अलग से वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं, मतलब समझो कि ये बेसिक्स था, है ना, जिसमें मैंने आपको पूरा वेक्टर क्या, वेक्टर के डेफिनेशन वगैरह बताया और क्यों होता है पूरा फील कराया। अगले क्लास में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैथ्स से और क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्लास इंपॉर्टेंट होगा, आज का जस्ट बेसिक है, एक बार आप थोड़ा पूरे लेक्चर के जो भी चीज़ें बताओ एक बार देखिए, फील करें, समझे, बस एक डेफिनेशन की तरह प्रॉपर नोट्स बना के रखो, और अगले क्लास में हम लोग आगे के लिए पढ़ते हैं। तो इससे कनेक्टेड रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करो, ताकि और वीडियो और लोगों तक पहुँचे अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, बाकी फुल सिलेबस का वीडियो एकदम सीक्वेंस वाइज आता रहेगा, बेसिक मैथ्स, वेक्टर, इसके बाद अगला चैप्टर काइनेमैटिक्स होगा। ठीक, तो ये हमारा पार्ट 1 है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।